नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य में आगामी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर कांग्रेस, मजबूत रणनीति पर पार्टी का फोकस। उत्तराखंड पर कांग्रेस हाईकमान की नजर। विधानसभा के मानसून सत्र की कम अवधि पर कांग्रेस हमलावर, सरकार पर जनहित के सवालों से बचने का आरोप। कहा 3 दिन में भी कांग्रेस करेगी जनता की आवाज बुलंद। देहरादून में सैन्य सम्मान के साथ हुआ बलिदान। हवलदार दीपेंद्र कंडारी का अंतिम संस्कार। नम आंखों से दी गई जवान को अंतिम विदाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी हुए शामिल। हिमालय राज्य पर मंडरा रहा भूकंप का खतरा। उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आहट, 8 मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकती है भूकंप की तीव्रता। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं आगामी चुनाव को लेकर। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव और केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को जिस तरह से 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल हुई थी, उसके बाद अब कांग्रेस को एक ठोस रणनीति की जरूरत है, जिस पर कांग्रेस ने काम करना भी शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव में मिली जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी। केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव की भी है चुनौती। क्या होगी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की रणनीति? उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस काफी उत्साहित है और पार्टी में काफी जोश भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी मजबूत रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इन दिनों कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर राज्य स्तर पर पार्टी अपनी मजबूती पर फोकस किए हुए है। उसमें निकाय चुनावों को लेकर और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर डिस्कशन हुआ है। आगे 2027 के लिए हमारा क्या रोड मैप होगा, उस पर भी डिस्कशन हुआ है, और किस किस तरीके से हमको साथ मिलकर काम करना है, उन सभी विषयों पर बात हुई। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस विधायकों के साथ भी बैठक होनी है, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। नगर निकायों में भी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के लिए भी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जानी है। प्रभारी भी जल्द नियुक्त किए जाएंगे। और इन सभी तैयारियों के बीच चर्चा ये भी है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और यहाँ जनसभा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। अब विधायकों के साथ बैठक हो रही है और विधायकों से भी पूरी चर्चा हो रही है और उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। वरिष्ठ नेताओं को नगर निकाय के चुनाव में अलग से जिम्मेदारी दी जा रही है, पर्यवेक्षक के रूप में, प्रभारी के रूप में उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। और दिल्ली में जो बैठक होगी उसमें बिल्कुल रोड मैप तैयार है। और केदारनाथ के भी कौन प्रभारी होंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, उसका भी रोड मैप बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे केदारनाथ का उपचुनाव हो, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी। और दोनों चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का परचम इस प्रदेश में लहराएगा। मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में दमदार जीत के बाद कांग्रेस हाईकमान को भी उत्तराखंड में खोई सियासी जमीन को पाने की उम्मीद नजर आई है। यही वजह है कि अब कांग्रेस आला कमान से लेकर राज्य में भी पार्टी नेता इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस जीत के बाद पार्टी में एकजुटता दिखाई दे रही है। खैर, देखना ये होगा कि पार्टी की ये एक्टिवनेस और एकजुटता क्या कुछ रंग लाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र की कम अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आरोप है कि सरकार 3 दिन में सत्र को खत्म कराकर जनहित के सवालों से बचना चाहती है। उधर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि 3 दिन के सत्र में विपक्ष पुरजोर तरीके से जनता की आवाज को बुलंद करेगा। उन सवालों का जवाब कैसे माननीय विधायक को मिल पाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। सरकार एक औपचारिकता निभा रही है, रस्म अदायगी कर रही है और मकसद है, उद्देश्य है कि
जो सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट है, उसको पास कराना इनकी नियत है। और जो विधानसभाएं, छोटी विधानसभाएं हैं जो, उसमें लगभग 60 दिन का विधानसभा का सत्र होना चाहिए। संवैधानिक संकट उत्पन्न ना हो, 6 महीने विधानसभा का सेशन होने को हो जाएगा इस महीने के आखिर में। उस संवैधानिक संकट से बचने के लिए और अपने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए ये सत्र बुला रहे हैं, जबकि सत्र जनता की आवाज़ और जनता की भावनाओं को लेकर विधानसभा में विधायक अपने क्षेत्रों की और पूरे प्रदेश की बात रखना चाहते हैं। मैं मंगलौर की ही बात करूंगा। जम्मू कश्मीर के तंगधार में बलिदान हुए हवलदार दीपेंद्र कंडारी का पार्थिव शरीर उनकी आवाज़ देहरादून के रतनपुर गांव पहुंचा, जहां पर बेटे को तिरंगे में लिपटा देख परिजनों में कोहराम मच गया। सैन्य सम्मान के साथ हवलदार दीपेंद्र कंडारी को अंतिम विदाई दी गई। जवान की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम नजर आया। वहीं पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हवलदार दीपक कंडारी जो मेरी यूनिट 17 गढ़वाल का था, आज देश की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी है। और अभी मैं उस शहीद को श्रद्धांजलि करने उस परिवार में गया था, और जब उसकी माँ, उसकी पत्नी मुझसे चिपट कर रो रही थी, तो मैं महसूस कर सकता हूं कि कितने कष्ट में वो परिवार गुजर रहा होगा। उधर राष्ट्रीय लोकदल आगामी निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता राजेंद्र पंत को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में चौधरी चरण सिंह के विचारों को उत्तराखंड में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना राज्य है, और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी 2 दफ़े चीफ मिनिस्टर रहे। उत्तर प्रदेश में लोकदल की बड़ी ताकत थी, पर उत्तराखंड बनने के बाद थोड़ी हमारी ताकत कमज़ोर हुई है। हम उस ताकत को फिर मजबूत करेंगे, सभी जिलों में अपना संगठन बनाएंगे, और राजेंद्र पंत जी, जिन्हें आज जयंत चौधरी जी के द्वारा अध्यक्ष घोषित किया गया है, उनको राजेंद्र पंत जी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सभी जिलों के अध्यक्ष अपनी कमेटी बनाएं, सभी वर्गों के, सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करें, और मैदान से लेकर पहाड़ तक इसको मजबूत करने का काम हम करेंगे। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की दावेदारी सामने आने लगी है। उधर महाराष्ट्र के बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आने वाले 3-4 महीने बाद से लगातार संपर्क जो है हमारी पार्टी के नेताओं से हम लोग लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में नगर निगम पालिकाओं के चुनाव में उत्तराखंड में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उत्तराखंड समेत हिमालय राज्यों में भारी बारिश के कारण इन दिनों आपदा जैसे हालात बने हुए हैं, और जिस तरह से परिस्थितियां फिलहाल उत्तराखंड में हैं, उसे देखकर वैज्ञानिकों ने किसी बड़े भूकंप की संभावना जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के हिमालय राज्यों में भूकंप का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इन दिनों उत्तराखंड समेत तमाम हिमालय राज्यों में लगातार बारिश के कारण आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि पर्वतीय इलाकों में लगातार भूस्खलन का सिलसिला जारी है, जिसके चलते जानमाल का नुकसान होने के साथ ही आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। और हिमालय राज्यों में जो परिस्थितियां आफत की बारिश की वजह से बनी हुई है, अगर इस बीच भूकंप ट्रिगर हो जाता है तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हालात होंगे, आप और हम शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे हालातों में भूकंप आने से भूस्खलन की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी
उत्तराखंड की अगर बात करें तो राज्य में भूस्खलन संभावित सैकड़ों स्पॉट है, जहां हर साल खासकर मॉनसून सीजन के दौरान भूस्खलन की घटनाएं अधिक बढ़ जाती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई ने बताया कि भूस्खलन किसी पर्टिकुलर रीजन के ट्रिगर करने की वजह से होता है, जिसमें मुख्य रूप से भारी बारिश, भूकंप का आना जैसे कई फैक्टर शामिल है। भूस्खलन जिस तरह से हो रहा है बारिश का वजह से, मैंने ये भी बताया था भूस्खलन कभी को किसी पर्टिकुलर फैक्टर को ट्रिगर करना पड़ता है। जो रेनफॉल भूस्खलन को ट्रिगर किया, भूस्खलन हुआ। अगर अर्थक्वेक आ गया, वो भी भूस्खलन को ट्रिगर कर सकता है, भूस्खलन आ जाएगा। हेवी ड्रॉडाउन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी बताए थे। तो ये सब फैक्टर है जो भूस्खलन को ट्रिगर करता है। ये सब फैक्टर है ही नहीं जो आपको भूस्खलन उसके वजह से हो रहा है, ये बाद में आ रहा। अगर उस रीजन में भूस्खलन होने का संभावना है ही नहीं, अगर अर्थक्वेक भी आएगा तब वहां पर भूस्खलन होगा नहीं। साथ ही वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का ये भी कहना है कि हिमालय क्षेत्रों में इंडियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से एनर्जी इकट्ठा हो रही है। ऐसे में जहां वीक जोन होगा, वहां से एनर्जी भूकंप के जरिए रिलीज होने की ज्यादा संभावना बनी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। हाईली सेंसिटिव और सिस्मिक एक्टिव रीजन को जोन 5 में रखा जाता है। ऐसे में पूरे हिमालय बेल्ट में भूकंप कहीं भी आ सकता है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि पिछले करीब 400 से 500 सालों के भीतर कोई बड़ा भूकंप नहीं आया जिससे भारी तबाही मची हो। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में सैकड़ों साल पहले 2 बड़े भूकंप आ चुके हैं। इसके तहत हरिद्वार के लालगढ़ के पास साल 1344 और साल 1505 में करीब 8.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप आ चुके हैं, जिस दौरान भारी तबाही मची थी। उसके बाद साल 1991 में उत्तरकाशी जिले में 6.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें 768 लोगों की जान चली गई थी। और साल 1999 में चमोली जिले में 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें 103 लोगों की जान गई थी। उत्तराखंड का बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश का बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर का बात कर रहा है। इस रीजन जहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे कन्वर्जेंस हो रहा है, वहाँ पर रॉक डिफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी एक्यूमुलेट हो रहा है। कहीं पर भी जो मौका मिलेगा थोड़ा वीक जोन, फॉल्ट जोन, उसके थ्रू अर्थक्वेक आने का संभावना तो है ही। और जब अर्थक्वेक आ जाता है तो आपका डिपेंड करेगा कौन सा मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। अगर इस रीजन में पर्टिकुलरली उत्तराखंड रीजन में, नैनीताल, गारवाल कुमाऊं रीजन में हम लोग जीपीएस स्टडी से जिस तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा प्लेट का, उसको हम लोग स्ट्रेन में कन्वर्ट करके देखे हैं। पिछले 400-500 साल में इस रीजन में पर्टिकुलरली कुमाऊं गारवाल रीजन में एक बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया। 7 मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग बोलता है मेजर, 8 मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं ग्रेट, इस तरह का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन से जब हम लोग वहाँ पर जीपीएस लगाया, उसको एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, 400-500 साल में नहीं देख रहा है, तो देख रहा है इतना एनर्जी सब सरफेस में एक्यूमुलेट है, वो इतना एनर्जी एक ग्रेट अर्थक्वेक को जनरेट कर सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो भूकंप का केंद्र फिर से उत्तरकाशी और चमोली हो सकता है। ऐसे में अगर इन दोनों जिलों में भूकंप आता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश का मंजर कितना डरावना होगा। उत्तराखंड के किसी हिस्से में ग्रेटर भूकंप यानी करीब 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप अगर आता है तो प्रदेश में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच मलबा आने की वजह से बंद हो गया। एनएच बंद होने के कारण हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम देखने को मिला। आपको बता दें कि एसडीएम रिंकू बिष्ट ने एनएच के अधिकारियों को जल्द एनएच खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले भी इसी जगह पर एनएच 3 घंटे तक बंद रहा था। टिहरी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील को नई
टिहरी शहर से जोड़ने के लिए जो कवायद है वो तेज है। आपको बता दें कि रोपवे पर अब विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रोपवे लगाने के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को उम्मीद है कि योजना का काम पूरा होने के बाद टिहरी झील के साथ ही शहर में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपनी अलग पहचान बना रही है। दूर दराज से आने वाले पर्यटक यहां लहरों के रोमांच का लुत्फ उठाते हैं। इनका मांग है और काफ़ी उचित मांग है कि नई टिहरी में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, जिससे यहाँ पे लोगों की आजीविका बढ़े। तो इसके लिए एडीबी का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए जिला स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ट्रॉली है वो कोटी से लेकर नई टिहरी तक अवश्य बने। और इस बारे में सैद्धांतिक समिति भी हमको मिली है। प्रयास कर रहे हैं कि इस महीने उस पर भी आगे कार्रवाई कर ली जाए। हल्द्वानी में बायोगैस प्लांट के टैंक में दम घुटने से पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला मुखानी क्षेत्र के बिठोरिया का बताया जा रहा है, जहां 40 वर्षीय व्यक्ति बायोगैस प्लांट के टैंक को साफ करने के लिए उतरा और कुछ ही देर बाद अचानक वो उसमें बेहोश हो गया। यह देखकर उसकी पत्नी भी टैंक में चली गई और अपने पति को बचाने के लिए उसने बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन टैंक के अंदर गैस में उसका भी दम घुट गया। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, ये हमारा बिठोरिया का इलाका है। आज सुबह 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बायोगैस प्लांट है, उसमें टैंक में घुसकर सफाई करने के दौरान एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई थी। फिर उनकी पत्नी ने उनको बचाने का प्रयास किया तो दोनों लोगों को अभी हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी इस केस में पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है, साथ में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये दोनों लोग काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रहते थे, ऐसा पता चला है, और उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं। उधर राजधानी देहरादून के डोईवाला में किसानों ने अन्य किसानों से फसलों में ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल की अपील की है। किसानों का कहना है कि पेस्टिसाइड से इस्तेमाल से शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि चंद मुनाफे के लिए लोग फसलों में पेस्टिसाइड डालते हैं, जिसकी वजह से आज तमाम तरह की बीमारी लोगों को जकड़ रही है। वो अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं आस्ता आस्ता, जो लौकी में इंजेक्शन लग रहे हैं या छिड़काव करते हैं उसके ऊपर, वो निकाल जहर ही खिला रहे हैं अपने बच्चों को। और डॉक्टर को 500 रुपये फीस दे के देखो वो फिर दवाइयाँ खिलाएंगे उनको, वो तो फ़ायदा है। इसलिए ऑर्गेनिक खाइए आप, आपको कोई बीमारी भी जल्दी से नहीं आएगी। कम से कम 50% बीमारियाँ आपकी कम हो जाएंगी अगर ऑर्गेनिक आप खाएंगे तो। रुड़की कोतवाली में सीओ नरेंद्र पंत ने कांवड़ यात्रा में सेवा देने वाले एसपीओ को सम्मानित किया। सीओ ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न होने में सभी धर्मों के एसपीओ का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सभी ने दिन रात निस्वार्थ भाव से शिव भक्तों की सेवा की है। इनके सम्मान के लिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के संपूर्ण एसपीओ साहिबान का हमारे कोतवाल सकलानी जी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया था और इनका सम्मान किया गया। तो सभी को पूछा गया कि क्या और बेहतर किया जा सकता है और सभी के इनपुट लिए गए। कांवड़ इस बार सबसे शांतिपूर्ण हुई। हाईवे में तो ये जाम नहीं लगा, ना नहर पटरी पे जाम लगा। और अब यार कोतवाल साहब का सबसे बढ़िया काम हो रहा है, नहर पटरी से सुलानी पार्क से और नदी पुल तक थे हमारे क्या बोलते हैं नगरी हम थे, पूरा 3 सेट लगाया गया तो ये कावड़िया से नहर के अंदर डूबे ना। अक्सर डूब जाते थे अक्सर हर साल, पिछले बार भी 5-6 डूबे थे। हाँ। इस बार बहुत कम यहाँ पे घटना हुई है। मंगलोर में भी ये कावड़िया डूबा था, पानी कम था, हाथ और बॉडी निकाल ली थी तभी। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में गौला नदी के तेज बहाव में 11 साल का बच्चा बह गया। बच्चा नदी के पास खेल रहा था और अचानक उसका पैर फिसला। इस दौरान ये हादसा हुआ। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने बच्चे की तलाश की। बताया जा रहा है कि 6 किलोमीटर दूर बच्चे का शव बरामद हुआ। वर्षीय एक बच्चा है जो राजपुरा के पास बह गया है और संज्ञान में यह है कि कहीं ठोकर लगने के कारण नदी में गिर गया और उस कारण बह गया। इसके जो शव है वो बरामद कर लिया गया है आंवला चौकी के पास से और फिलहाल पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। मुआवजे को लेकर भी देखिए, मुआवजे को लेकर अभी पूछताछ की जा रही है। यदि दैवीय आपदा में कवर होगा तो निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। नमस्कार। राज्य में आगामी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर कांग्रेस, मजबूत रणनीति पर पार्टी का फोकस। उत्तराखंड पर कांग्रेस हाईकमान की नजर।
विधानसभा के मानसून सत्र की कम अवधि पर कांग्रेस हमलावर, सरकार पर जनहित के सवालों से बचने का आरोप, कहा 3 दिन में भी कांग्रेस करेगी जनता की आवाज बुलंद। देहरादून में सैन्य सम्मान के साथ हुआ बलिदान, हवलदार दीपेंद्र कंडारी का अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई जवान को अंतिम विदाई, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी हुए शामिल। हिमालय राज्य पर मंडरा रहा भूकंप का खतरा, उत्तराखंड में बड़े भूकंप की आहट, 8 मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकती है भूकंप की तीव्रता।